तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो हमसे बेहतर आप भली भांति जानते हैं। तो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही समय रह गया है। आपके पढ़ाई के तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं पहले, क्योंकि कहानी सुनना तो हालांकि अक्सर सबको ही पसंद होता है। लेकिन जैसे मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, या तो हो सकता है आप पहले से सुने हैं तो फिर से सुन लीजिए, अगर नहीं सुने हैं तो फिर जान लीजिए। देखिए, एक बच्चा था जो पढ़ाई कर रहा था, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो रोज़ रोज़ नहीं पढ़ता था। उसकी मम्मी उसको कहती थी बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ता था। उसकी मम्मी उससे से परेशान हो गई थी। अब क्या है, उसकी मम्मी परेशान हो गई थी तो क्या कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एग्ज़ाम सर पे आता चला जा रहा है, समय नहीं है, लेकिन वो समझता ही नहीं है। फिर उनके दिमाग में एक विचार आया, तो उन्होंने क्या काम किया, जब उनका बच्चा खेल के घर आया तो उन्होंने कहा कि बच्चा, आज मैंने तुम्हारे लिए एक कटोरी खीर बनाई है। क्या बनाई है? खीर बनाई है। एक कटोरी उन्होंने खीर बनाई है। तो कहती है बच्चा खा ले। बच्चा कहता है हाँ मम्मी, दो, जल्दी भूख लगी है, मैं खा लूँ। तो मम्मी कहती है अभी नहीं, अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तुम शाम को खा लेना। ठीक है, उसने कहा अपना मन मार के, ठीक है मम्मी, शाम को खा लूँगा। फिर शाम को उसकी मम्मी ने दूसरी खीर बनाई, यानी एक दूसरी कटोरी खीर बनाई। फिर उसने कहा कि बेटा खा लो। उसने कहा ठीक है मम्मी, खा लेता हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती अभी नहीं बेटा, इसको कल खा लेना। उसने कहा, फिर उसने अपना मन मारा और कहा ठीक है मम्मी, मैं कल खा लूँगा। लेकिन अब फिर उसकी मम्मी ने तीसरे दिन तीसरी कटोरी खीर बनाई और फिर बोला कि बेटा खा लो। तो वो कहता है ठीक है मम्मी, लाओ खा लो। तो उसकी मम्मी अभी नहीं, शाम को खाना। बोलता है ठीक है। शाम को उसकी मम्मी एक कटोरी खीर फिर से बनाती हैं, तो बोलती हैं खा लो। बोलता है ठीक है। अब उसकी मम्मी चारों कटोरी जो खीर है उसके सामने परोस देती हैं। अब बच्चा क्या काम करता है, बड़ी चाव से एक कटोरी पूरी खीर खा जाता है। दूसरे भी क्या करता है, वो खा लेता है। लेकिन जैसे ही तीसरी कटोरी की बारी आती है तो क्या काम करता है, थोड़ा खाता है। आधी कटोरी खीर उसने ख़त्म कर ली। अब देखिए, आधी कटोरी नहीं ख़त्म कर पाया। उसकी मम्मी कहती हैं इसको भी खा तू। नहीं खाता। उसकी मम्मी एक स्टिक उठाती है, उसे एक छड़ी मारती है, तो जैसे तैसे वो करके ये कटोरी भी ख़त्म कर लेता है। जैसे उन्होंने चौथी कटोरी खीर रखी, वो कहता है इससे मुझसे नहीं खाया जाएगा, लेकिन उसकी मम्मी डांटती है, फिर उसको मारती है, उसमें से भी एक चम्मच और खा लेता है। कि मम्मी फिर उसको डांटती है, तो बच्चा कहता है मम्मी आप मुझे कितना भी मार लीजिए, इसमें से मैं कटोरी खा नहीं पाऊंगा खीर पूरा। और उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो बच्चों, यही है आपके एग्ज़ाम के साथ भी होता है। उसकी मम्मी कहीं, जब तुम 4 कटोरी साथ में पूरी खीर नहीं खा पा रहे हो, ठीक उसी तरह से तुम्हारी पढ़ाई भी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे सही ढंग से, तो तुम कैसे रोज़ रोज़ का थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, तभी तो पूरा पढ़ पाओगे। अगर तुम्हारे साथ सामने एक पूरा सिलेबस एक साथ रख दिया जाए, तो क्या आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे बच्चा? तो यही है, ठीक जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं सुबह शाम दोपहर, उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी है। अगर आप थोड़ी थोड़ी करते चलेंगे, तभी आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाएंगे। बच्चा, पढ़ने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि आप 2 दिन में पढ़ करके आप पूरे टॉपर बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता। टॉपर लोग वही करते हैं, उनका डेली का रूटीन होता है। जैसे आपने सुबह थोड़ा खाया, शाम को खाया, फिर खेला, फिर खाया, उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर आप पढ़ाई भी करते चले, जिससे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। नहीं तो बस यही खीर की भांति होगी कि आप लास्ट में क्या आएंगे, जब सिलेबस आपका पूरा रखा रहेगा तो आप दोनों हाथ खड़े कर देंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके मन लगा के पढ़ना है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बस इसलिए बता रही थी कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड था। तो आज मैं आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ा रही हूँ, जो सामान्य हिंदी में आपको वर्णमाला बताना,
वर्णमाला से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज मैं आपको वर्णमाला बताती हूँ और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, जिसको हम सामान्य हिंदी कह सकते हैं। क्या है बच्चा? सामान्य हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़ाने वाले, लेकिन वर्णमाला से सबसे पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्णमाला से पहले भी आते हैं। जैसे भाषा, क्या होती है बच्चा? भाषा। अब भाषा जो है, भाषा क्या है? भाषा क्या है बच्चा? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी उसे एक माध्यम बनाते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। या हम अपने अंदर निहित विचारों को जब हम बोली के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या एक माध्यम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे आपको किसी को कोई चीज़ बतानी है, समझानी है, या आपके ऊपर कुछ बीत रहा है या आपको परेशानी है, फिर भी आप किसी न किसी चीज़ के द्वारा किसी को बताते हैं, तो वो माध्यम ही क्या होती है बच्चा? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा। अब भाषा जो है वो भाष धातु से बना है। किससे बना है बच्चा? भाषा, संस्कृत के भाष धातु से बना है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा भाषा किस धातु से बना है, या हिंदी भाषा का जो रूप है वो किस धातु से बना है, तो भाष धातु के से बना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछ लेगा भाषा क्या है या भाषा कहाँ से आई है, तो भाषा आपका कहाँ से आया है बच्चा? व्याकरण से। कहाँ से आया है? व्याकरण से। यानी भाषा का जो रूप है उसे हम शुद्ध तरीके से कैसे प्रकट करेंगे, या शुद्ध क्या है कि किस भाषा से हम ठीक ढंग से उसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे के सामने उसे प्रकट करने का व्यवस्थित रूप क्या है, वो क्या कहलाती है? आपकी व्याकरण। यानी व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण किन किन वर्डों या शब्दों से मिलकर बना है? वि, धन, आ, धन, करण। क्या हो गया आपका? व्याकरण। अब व्याकरण बच्चे देखिए वो कैसे बना है? वि और आ आपका क्या है बच्चा? ये आपका उपसर्ग है, और करण क्या है आपका? प्रत्यय। तो व्याकरण किन से मिलकर बना है? उपसर्ग प्लस प्रत्यय। एक क्वेश्चन आपका ये पुटअप होता है कि व्याकरण किन किन से मिलकर बना है, तो उपसर्ग प्लस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे 1, 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और कितने प्रत्यय हैं? 1 प्रत्यय है आपका। तो व्याकरण का क्या हुआ बच्चा? 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय से मिलकर आपका व्याकरण बना है। अब देखिए व्याकरण क्या है? व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसे में व्यवस्थित रूप देना है तो हमें व्याकरण का प्रयोग करना है। यानी व्याकरण के माध्यम से हम सीखते हैं कि भाषा को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बच्चा, अब दो क्वेश्चन आपको बता दिए। पहला है भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना? वि, धन, आ प्लस करण से मिलकर बना है। और वि, धन, आपका क्या है? उपसर्ग, करण क्या है? प्रत्यय। तो व्याकरण में कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय हैं? 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय से मिलकर आपका व्याकरण शब्द बना हुआ है। ठीक, चलिए अब हम व्याकरण में जानते हैं कि व्याकरण में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कि किस प्रकार से हम वर्ड को जानते हैं व्याकरण के माध्यम से। चलिए क्या जानते हैं? व्याकरण। अब व्याकरण में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से हम व्याकरण में क्या क्या आता है, किस प्रकार से हम अध्ययन करते चलते हैं। तो चलिए बच्चा,
जानते हैं व्याकरण आपका कौन कौन सा विभाग आता है। पहले आपका आएगा वर्ण विभाग। वर्ण विभाग व्याकरण में आप सोचेंगे टीचर ये क्या बता रही हैं। व्याकरण में जो आपका वर्ण विभाग है, वर्ण विभाग के अंतर्गत हम जैसे ये जानते हैं कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, ये सब हम किस में अध्ययन करेंगे, हमारा वर्ण विभाग में। या कह सकते हैं जैसे कौन कौन से आपके वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, वर्ण विभाग में करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे शब्द विभाग क्या होता है। वर्ण के बाद क्या आता है बच्चा, शब्द विभाग। जैसे इसके बाद क्या आ गया आपका शब्द विभाग। वर्ण आपका एक वर्ण होता है, जैसे हम बोल दिए क ख ग घ या अ आ ई उ, ये आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया बच्चा। अब हम शब्द जानेंगे, यानी वर्णों को मिलाकर क्या बनता है बच्चा, शब्द बनता है। वर्ण आपका अकेला एक अक्षर हो गया, लेकिन शब्द क्या हुआ आपका, वर्ण को मिलाकर क्या बनता है बच्चा, शब्द बनता है। तो कह सकते हैं वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे शब्द बनता है, जिस प्रकार हम आपको ये भी बताते हैं जो शब्द है, शब्द के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, जिसमें रूढ़ शब्द आते हैं, नेक्स्ट यौगिक शब्द भी आते हैं, यौगिक रूढ़ आते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के आपके हुए। जिसमें देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे जिन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, तोड़ तोड़ कर, उन्हें हम रूढ़ शब्द से जानते हैं। जिस प्रकार जैसे हम लिख देते हैं जल। अब जल का अर्थ आप किससे लगाते हैं, पानी से लगाते हैं, लेकिन अगर हम ल को मिटा दे ज लिख दिए तो यहाँ जो पानी का अर्थ ही खत्म हो गया, क्योंकि ज आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया, तो ये शब्द की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं शब्दों को वर्णों को मिलाकर क्या बनता है बच्चा, शब्द बनता है। 3 टॉपिक आपका हो गया वाक्य विभाग। क्या हो गया, वाक्य विभाग। वाक्य विभाग या पद विभाग भी बोलते हैं, जिसे हम पद विभाग भी बोलते हैं। अब पद विभाग क्या है बच्चा, जिस प्रकार से हमने कहा वर्ण आपका क्या हो गया, एक अक्षर हो गया, ये क्या है आपका, वर्ण हो गया। अब देखिए वर्ण के मिला करके क्या बना आपका, शब्द बन गया। शब्दों को मिला करके क्या बन जाता है आपका, पद बन जाता है। शब्दों को मिला करके क्या बन गया बच्चा, पद बन गया आपका। तो इस प्रकार से हम जानते हैं, जैसे अब शब्दों को मिलाकर आपका पद बन गया, या ऐसे कह सकते हैं शब्द कौन से होते हैं, जैसे हमने लिखा गाय, क्या हो गया आपका, शब्द होंगे। अब इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं बच्चा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। शब्दों में देखिए, शब्दों में क्या याद किया हमने, रूढ़ शब्द आ गया, यौगिक और यौगिक रूढ़ आ गए, लेकिन शब्दों को मिला करके पद विभाग बनता है, और पद विभाग में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने लिखा गाय, तो गाय क्या हुई बच्चा, कोई पशु है, जिससे ये पता चलता है कि ये पशु है, तो आपका क्या हुआ, ये संज्ञा हो गया। अपना लिख दिए, अपना क्या हुआ आपका, सर्वनाम हो गया। जाना क्या हुआ, क्रिया हो गई। अब मोटा या पतला, ये आपका क्या हो गया,
विशेषण हो गया। क्या हुआ? विशेषण। तो पद विभाग में क्या आ गया आपका? शब्दों को मिला करके हम पद विभाग बनाते हैं, जहां पर एक पद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाक्य विभाग। क्या है? वाक्य विभाग। छोटी छोटी चीजों को जानते चलिएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए जानते हैं वाक्य विभाग क्या है। जिस प्रकार से हम ये जानते हैं कि आपका वर्ड एक अक्षर से बना, अक्षरों को मिलाकर शब्द बना, शब्दों को मिलाकर पद बना, ऐसे ही पद को मिलाकर के क्या बना? एक पूरा वाक्य बना आपका। यानी पदों को मिलाकर क्या बनेगा? आपका वाक्य बनेगा। जैसे कह सकते हैं कि राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, कमल एक फूल है। तो इससे क्या हुआ? आपका वाक्य है, एक पूरा वाक्य का निर्माण हो गया। ठीक बच्चा, ये रहा व्याकरण के 4 भाग। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है कि वाक्य को कितने विभाग में बांटा गया है, या वाक्य को कितने विभाग, व्याकरण को कितने विभाग में तोड़ करके पढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, व्याकरण को कितने विभागों में तोड़कर पढ़ते हैं। तो कितना बचाएंगे बच्चा? 4 विभागों में। पहला है आपका वर्ण विभाग, दूसरा रहा आपका शब्द विभाग, तीसरा है पद विभाग, चौथा हुआ वाक्य विभाग आपका। अब चलिए हम वर्णमाला जानते हैं। वर्णमाला आपका किसमें आएगा? वर्ण विभाग में आएगा। किसमें आएगा बच्चा? वर्ण विभाग में आएगा। यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, और किस प्रकार बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग। वर्ण विभाग में क्या आता है बच्चा? वर्णमाला। वर्णमाला आती है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णमाला जैसे ही लिखा, दिमाग में ये आया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा होगा, बचपन से लेकर अब तक आपने वर्णमाला पढ़ी ही होगी। तो आप बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए बच्चा, वर्णमाला वो है जहाँ क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णों का प्रयोग किया जाए, वो होती है आपकी वर्णमाला। या वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम वर्णमाला किसी तरीके से भी लिख दें तो वो वर्णमाला नहीं होती है, उसका एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह होना चाहिए, वही वर्णमाला कहलाएगी। तो हम आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वर्णमाला कहते हैं। या वर्णमाला क्या है? वर्ण आपका क्या है? जैसे किसी चीज को जब लिखा जाता है, उसका लिखने का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। जैसे हमने लिखा क, क्या लिखा? क लिखा, अ लिखा, ये क्या हुई? हमारी वर्ण हुई, वर्ड। अब जैसे हमने कहा वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो पहले आपका वर्ण हो गया। अब वर्ण को लिखने के लिए हमें चिन्ह चाहिए, यानी लिपि चिन्ह। क्या होता है बच्चा? लिपि चिन्ह। एक चिन्ह चाहिए, चिन्ह का माध्यम होता है जिसे हम बता सकते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ये मौखिक है। लिखित रूप से उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें चिन्ह चाहिए होता है। वर्ण को लिखने के लिए चिन्ह चाहिए होता है, बोलने के लिए हमें ध्वनि चाहिए होती है। क्या होती है? ध्वनि चाहिए होती है।
जैसे अगर हम जो मौखिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं, हम आपको दो माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एक ध्वनि के माध्यम से और एक मौखिक के माध्यम से पढ़ा। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने की जो आवाज़ आ रही है, जो ध्वनि आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे, हम ध्वनि कहेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं जैसे वर्ण को प्रकट करने का जो ध्वनि वाला माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप से मौखिक रूप है। कौन सा वर्ड है, वर्ण को प्रकट करने का क्या है, मौखिक रूप। जो हम बोलते हैं उसे हम मौखिक रूप से प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उसी को हम लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, चिन्ह के माध्यम से, यानी लिखित माध्यम से हो जाएगा आपका। जैसे हम बोल रहे हैं आ, ई, उ, ए, तो ये कौन सा माध्यम है, ध्वनि तो निकल रही है, ये कौन सा माध्यम हो गया बच्चा, मौखिक माध्यम हो गया। लेकिन इसे ही हम अगर हम लिख दें आ, उ, ई, री, तो ये कौन सी माध्यम हुई बच्चा, लिखित माध्यम हो गया आपका। तो ऐसा कह सकते हैं ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है आपका। और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। यानी कोई चीज़ जब हम लिखते हैं तो उसे हम, ध्वनि का लिखित रूप हमारा वर्ण कहलाया और वर्ण का जो मौखिक रूप है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो चलिए इतना जानते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। तो बताइए बच्चा, जो लिखने का लिपि चिन्ह है वो हमारी हिंदी की कौन सी लिपि चिन्ह है? क्या आप जानते हैं कि जो लिखित माध्यम है हिंदी का उसे हम किस लिपि में लिखते हैं, या कौन सी लिपि है हमारी? तो देवनागरी है। जैसे हमने लिखा आ, उ, ख, ग, ए, औ, तो ये क्या हुआ हमारा, वर्ण। वर्ण हो गया आपका। अब चिन्ह कौन सी हिंदी में यूज की जाती है, लिपि। लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चा, देवनागरी। देवनागरी है। अब हमने ये एक एक वर्ड लिखा तो ये क्या हुआ, हमारा वर्ण कहलाया। लेकिन इसे हम जब भी कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, एक चिन्ह के रूप में लिखते हैं। तो वो चिन्ह क्या हो गया आपका, जैसे ये चिन्ह हो गया तो वर्ण और चिन्ह को मिलाकर हमारी लिपि बनती है। क्या बनती है बच्चा, लिपि। और वही लिपि हमारी हिंदी की कौन सी है, देवनागरी। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो अंग्रेजी की कौन सी लिपि हो गई, रोमन। वैसे हिंदी की कौन सी लिपि हो गई, देवनागरी हो गई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जो चिन्ह है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम क्या बताएंगे, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी चिन्ह है उसका, देवनागरी लिपि है। अब चलिए, वर्ण सबको पता है कि जो स्वर हैं कितने होते हैं, या वर्ण कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में भी स्वर कितने होते हैं आपके, 11, 2 + 13 होते हैं। अब सोच रहे हैं मैम 11 कह रही हैं, हम लोगों ने तो कहीं का 13 पढ़ा हुआ है। तो 13 भी होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो हम आपको मिला करके बताते हैं। वर्ण, टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52। वर्ण को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर में भी, स्वर किसे कहते हैं, अब आप बताइए स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र उच्चारण जिनका होता है उन्हें हम वर्ण स्वर कहते हैं। यानी इन्हें किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसको हम स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिखा आ, ई, उ, ए, तो यहाँ पर हमें किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो ये क्या है, स्वतंत्र है बच्चा। तो स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं,
स्वर बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? यही जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं? व्यंजन। ये क्या हो गया आपके स्वर। जैसे हमने लिखा क, ये इसका पूरा रूप नहीं है ख। अब आप सोचिए बगैर स्वर के आप व्यंजन बोल के दिखाइए, कोशिश करिए, क्या आप बोल पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ऐसे हम सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वैसे हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमने बोला क, अब यहाँ पर भी क्या आया? स्वर आया आपका क और आ गया। तो मतलब हम बिना स्वर के व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो स्वर है आपका वो स्वतंत्र होता है। चलिए बच्चों, आज हम यहीं पे समापन करते हैं। लेकिन रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके पहुंचाइए। ये प्रण लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसे आप पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। तो इसके लिए चाहिए कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके एक शेयर के माध्यम से ये और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं जो घर बैठे स्टडी अपना कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे। तो प्लीज़ ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमें भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू बच्चों। बस।